आज इस वीडियो पे हम सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो एडोलेसेंस पर हो रहे हैं। बच्चे इनसे क्या सीख ले रहे हैं, ये किस तरीके से डिस्ट्रक्शन बन रहा है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। रिसर्च एंड डेटा के अकॉर्डिंग 10 में से 9 एडोलेसेंस या टीनेजर्स तो जरूर होंगे जो सोशल मीडिया में यूजुअली बहुत एक्टिव रहते हैं। एंड 8 से 12 साल के बच्चे जिनकी फेक आईडीज होती हैं या वो अपने पेरेंट्स की आईडी को यूज करते हैं एंड सोशल मीडिया में अपना प्रेजेंस बना रहे हैं। सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट्स में जाने से पहले हम अक्सर अपने छोटे भाई बहन, अपने बच्चों को, कि यूजुअली हमारे घर में जो भी टीनेज होता है उसे चिल्ला रहे होते हैं कि फिर फोन लेके बैठ गए हो, सुबह ही फोन लिया था, पढ़ लो जाओ, एंड वो आपको एक्सक्यूज दे देंगे कि मैं वो फोन में ही पढ़ रही हूँ। आप फिर अपने बच्चों को कभी ना कभी सुनाने लग जाएंगे। कभी आपके बच्चे बिना फोन के खाते नहीं है, कभी उनको हर टाइम पढ़ाई के लिए फोन चाहिए होता है। Everything that they are doing is revolving around that phone, around the social media handles, around YouTube, around Facebook, Instagram, all these things. इसे नेगेटिव कब कहते हैं हम? जब बच्चा नॉर्मल लिमिट से ज्यादा सोशल मीडिया के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, दैट इज एक्सेस यूज ऑफ इंटरनेट। आपको पता है इससे क्या होता है? हमारे ब्रेन के पार्ट्स में सबसे ज्यादा इफेक्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एक्सपोजर। ब्रेन के पार्ट में डैमेज होने की वजह से इमोशंस, लर्निंग एबिलिटीज, ये सब पर डिसफंक्शनैलिटी आ जाता है। द कंटेंट्स दैट दे आर रिसीविंग व्हिच इज नॉट एप्रोप्रिएट टू देयर एज, जो उनके उम्र के हिसाब से भी नहीं है, उनके इमोशंस और लर्निंग पे काफी अफेक्ट करता है। मेरे इस बात से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वजह से इनके एकेडमिक ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है। जो बच्चा पढ़ाई में काफी अच्छा था, उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है फोकस करने में, वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके इमोशंस बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। यहाँ तक कि टीनेज एक ऐसा फेज जहाँ इतने सारे चेंजेस होते हैं एक टीनेज के अंदर, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब एक टीनेज सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, उन्हें बहुत से ऐसे लोग दिखते हैं जो अपनी लाइफ की काफी अच्छी चीजें उन्हें दिखा रहे होते हैं। The good lifestyle, the good dressing sense, their figures, their diet, their good skin, much on top. कुछ खराब नहीं है। टीनेज जब इसको देखता है तो उन्हें लगता है कि this is what a human being should look at when they are 13, 15 or maybe 20. और जब वो उस एज में रह के उन्हें देख रहे हैं तो उन्हें फील होता है कि मैं तो ऐसा नहीं दिखता हूँ या मैं तो ऐसी नहीं दिखती हूँ, मुझे तो इनके जैसे बनना है। Then they start following what diet they are having, what clothes they are wearing, what makeup they are putting on, what hair products they use to, have that good hair, healthy hairs. इस सब के चलते बच्चा इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है अपने बॉडी इमेज को लेके कि उनको सिर्फ वो पर्टिकुलर इंसान नजर आ रहा होता है। एंड इस इन्फ्लुएंस के चक्कर में दे हैव दिस कॉन्शियसनेस ऑफ आई एम नॉट गुड, माय बॉडी इज नॉट गुड। इस सबसे बच्चे के अंदर वो बॉडी इमेज इश्यूज आने लगते हैं। वो अपने आप को हमेशा एक फ्लॉ में देखने लगते हैं कि उनके अंदर कुछ परफेक्ट नहीं है। ये उनके सेल्फ एस्टीम को पूरी तरीके से खत्म कर देता है एंड वो फिर एक एंटी सोशल बिहेवियर होल्ड करने लगते हैं। इसी एंटी सोशल बिहेवियर के साथ आता है ईटिंग पैटर्न्स में चेंजेस एंड यही लीड करता है ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ। बहुत कॉमन एक ईटिंग डिसऑर्डर जो हम आजकल सुनते हैं दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। व्हाट इज इट? डाइटिंग करना। The severe effect of dieting is this disorder only. बच्चे खाना छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ खा लेंगे, they feel that उफ इसको खा लूंगी तो मेरा बॉडी वेट बढ़ जाएगा, मैं यहाँ से मोटी हो जाऊंगी, मेरा टमी निकल जाएगा। These all things, leads to what? They starve themselves. वो अपने आप को भूखा रखना शुरू कर देते हैं। वो प्रोसेस उन्हें इतना इंस्टेंट चाहिए होता है कि वो खाना बंद कर देते हैं। What is the worst case of eating disorders? These people who are having this thing that they have to get into a slim zero size figure, ये खाना छोड़ के ऐसी चीजें कंज्यूम करने लगते हैं जिसमें ना कोई कार्ब्स होते हैं ना न्यूट्रिशन होते हैं। They even eat papers or tissue papers, just fill their stomach and feel that, oh, I have eaten something. And this leads to death. Teenagers doesn't know about the dark side of social media. Social media में हमेशा उनको उनके सारे फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे, but they will also face some bad people. How are these bad people? अगर कोई आपके फोटो में बुरा कमेंट ही क्यों ना कर रहा हो, आपको इंसल्ट कर रहा हो, you think it might be normal? No, it is not normal. Someone is coming and abusing you.
not even with galis or something, but actually saying you are fat, you are this, you are that. This is also abusing. Do not ignore this. This is known as cyberbullying. If someone is coming, texting that is not comfortable to you, someone is using your photo without your consent, कोई आपके फोटोज को यूज कर रहे हैं बिना आपके कंसेंट के, ये भी cyberbullying है. They are coming on your comments and आपके comments में आके कुछ भी बोले जा रहे हैं, and आप जब सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हाँ लोग तो कहते नहीं, लोगों का काम कहना है, and you're deleting it, you're not taking any action. This is actually you're supporting that cyberbullying. You need to take action on these, and you need to understand कि ये सारी चीजें जो हैं, these are not normal. These are cyberbullying की तरफ एक बार भी चुप रहते हैं, it will come back with you in a very severe form. वो आपके पास वापस आएंगे, and इस बार बहुत डिस्ट्रक्शन के साथ. सोशल मीडिया या मोबाइल फोन डिवाइसेस बच्चों को इतना अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनके सराउंडिंग में कौन लोग हैं, उनकी एक सोशल लाइफ भी है, वो स्कूल ट्यूशंस भी जाते हैं, वहां पे उनके फ्रेंड्स भी हैं. यूजुअली जब बच्चे ये सोशल मीडिया, फोन्स, इनमें ज्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं तो इनकी सोशल लाइफ ये कम करने लगते हैं. इनको और मन नहीं करता है कि ये किसी पार्टीज में जाए या अपने फ्रेंड्स के साथ शाम में बाहर जाके खेले. इनका पूरा ध्यान बस इस चीज में रहता है कि कब वो अपना काम कंप्लीट करें और वापस फोन लेके सोशल मीडिया वर्ल्ड में घुस जाए. एंड ये स्क्रोलिंग, एक्सप्लोरिंग, ब्राउजिंग, ये सब में वो अपना टाइम निकाल देते हैं. फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है उनकी बिल्कुल जीरो. एंड लाइक दिस they are isolating themselves from social people, from social gatherings, from the social world जो actually exist कर रहा है, और वो चल जाते हैं एक real world में अपने आप को explore करने के लिए, thinking कि वो ही उनकी life और वो reality है, और ये जो reality है जिसमें वो actually exist कर रहे हैं, it is of nothing, it is of no use. ये तो कभी-कभी टीनेजर्स जो अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि उनका कोई सोशल मीडिया है, वो किस तरीके से फोटोज पोस्ट कर रहे हैं, उनके फोटोज में कितने लाइक्स आ रहे हैं, तो उनको होने लगता है फोमो. एंड विद दिस वो उनको देख के इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके तरह चीजें करना शुरू करते हैं. अगर उनके फ्रेंड्स के पेरेंट्स उन्हें अलाउ करते हैं कि तुम दिन भर फोन यूज करो या 6-7 घंटे फोन यूज करो, तुम 1 घंटे पढ़ाई करो, एंड जहाँ पे ये बच्चा घर में 6 घंटे पढ़ता है पर 1 घंटे फोन यूज करता है, आफ्टर सीइंग देयर फ्रेंड उनकी प्रायोरिटीज चेंज होने लग जाएंगी. वो ड्रेसिंग भी वैसे करेंगे जैसे उनके फ्रेंड करते हैं, वो सब कुछ वैसे करेंगे जैसे उनके फ्रेंड्स करते हैं, सो दैट वो सोशल फिगर में फिट हो सके. जो रियल वर्ल्ड में है उसमें तो वो फिट होना चाह रहे हैं, पर जब उनको रियल लाइफ में भी इन फ्रेंड्स के साथ बैठना होगा, बात करनी होगी, क्लासरूम में जब ये लोग मिलकर डिस्कशंस करेंगे अबाउट द ट्रेंड्स, अबाउट द एस्थेटिक्स एंड एवरीथिंग, तो वो उस कॉन्वर्सेशन में फिट हो पाए. एंड बिकॉज ऑफ दिस कुछ बच्चे जो एक्चुअली बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, वो अपनी सिंप्लिसिटी इस सब के बीच में खो देते हैं. समटाइम्स बिकॉज ऑफ साइबर बुलिंग these children get into depression as well, क्योंकि उनके पास वो हिम्मत नहीं होती है कि after getting cyber bullied कोई उनको blackmail कर रहा है with the photos, with the videos or with anything which they have done not consciously, जो उन्होंने गलती से कर दिया हो, वो किसी को कह नहीं पाते हैं just because of being judged, because of being blamed, because of being punished. वो चल जाते हैं डिप्रेशन में. वो आइसोलेट तो कर ही लेते हैं खुद को इन रियल वर्ल्ड से, उनके स्लीपिंग पैटर्न्स में काफी असर पड़ने लगता है. Okay, depression is not the only cause of social media. I will not say that social media use कर रहा है बच्चा और उसको डिप्रेशन हो जाए, ये जरूरी नहीं है. So it might happen कि अगर आपके बच्चे डिप्रेशन के सिम्टम्स शो कर रहे हैं तो उसके पीछे काफी रीजंस हो सकते हैं. तो आप पहले उन रीजंस को फाइंड करें एंड देन अपने बच्चे से बात करें. कमिंग टू द स्लीपिंग पैटर्न, बच्चा यूजुअली जब सोने जाता है तो वो फोन यूज करता है एंड स्क्रॉल करने लगता है. वो जो उसकी स्क्रोलिंग होती है वो 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करते 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 पूरी रात बीत जाती है एंड उनका स्लीपिंग शेड्यूल पूरा खराब हो जाता है. जहां वो 6-7 घंटे 8 घंटे सो के उठते थे पहले, अब उनका टाइम ऐसा हो गया है दैट दे आर गेटिंग ओनली 3 hours of sleep, only 4 hours of sleep, or sometimes they don't even sleep. They sleep for 30 minutes and get up and then go for the school or college or something else. उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है बिकॉज ऑल द एक्टिविटी दे आर डूइंग इज नॉट फिजिकली, ओनली देयर फिंगर्स आर डूइंग देयर फिजिकल एक्टिविटीज जस्ट बाय स्क्रॉलिंग एंड टैपिंग ऑन द स्क्रीन फॉर टाइपिंग मैसेजेस. दैट्स इट. व्हाट अबाउट योर बॉडी? व्हाट अबाउट योर लेग्स? व्हाट अबाउट अदर लिम्स? व्हाट अबाउट इट? टीनेजर्स ये सोचते ही नहीं है. वो जो बच्चे बाहर जाके पहले फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन ये सब खेलते थे, उन्हें अब इन चीजों से लेना देना ही नहीं है. व्हाट अबाउट गोइंग आउटडोर एंड प्लेइंग? आपको पता है कि ये करने से क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारी बॉडी जो है वो फिट रहती है. हमारा ब्रेन एंडोर्फिन एक हार्मोन होता है वो रिलीज करता है.
ये हार्मोन बच्चे को एक्चुअली हैप्पी हैप्पी फील कराता है। जो डिप्रेशन के सिम्टम्स जो भी उसके अंदर अगर होंगे भी, तो ये हार्मोन जब सिक्रीट होता है, बच्चा अपने आप ही लाइट फील करने लगता है, उसे अच्छा फील होता है। एंड आफ्टर दैट दे गेट अ गुड स्लीप एज वेल, बिकॉज बॉडी ही इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है। पर जब ये सब कुछ नहीं होगा तो कहाँ से स्लीपिंग पैटर्न सही होगा, या कहाँ से बच्चा डिप्रेशन या सैड फीलिंग या डिप्रेसिव फेसेस में ना जाएगा। So this is what screen time is doing to your child. ऐसे ही coming to the last part of this video, अगर आप अपने बच्चे को ये सब कुछ करते हुए देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सोशल मीडिया को यूज करे पर एक हेल्दी मैनर में, उन्हें पता रहे कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो आप एज अ पेरेंट या इवन एक एल्डर सिबलिंग अगर हैं या घर के गार्जियन हैं, तो आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं। पहला टिप, टीनेजर्स जब टीनेज में जाते हैं, जब हम उन्हें रियल लाइफ के बारे में सारी चीजों को लेकर एजुकेट करते हैं, तो उन्हें सोशल मीडिया के बारे में एजुकेट करना भी जरूरी है। What are the pros? What are the cons? What can happen good? What can happen bad? We need to talk about every single thing. बाकी हमें टीनेजर्स पे ट्रस्ट भी करना है क्योंकि they can handle these stuffs on their own, but we need to tell them what is the right way to walk in. अब घर के एल्डर्स होने के नाते आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप पहले एक रूल सेट करें उनके सामने, क्योंकि बच्चे यूजुअली अपने बड़ों को देख के सीखते हैं। तो हमेशा हर दिन एटलीस्ट 1 to 2 hours बीइंग अ फैमिली, घर के सारे फैमिली मेंबर्स अपने फोन्स को रख दे टेबल पे, नोटिफिकेशंस ऑफ करें, सब अपने कामों को छोड़े एंड दे विल सिट फॉर 1 to 2 hours, द होल फैमिली इंक्लूडिंग द टीनेजर, एंड सब आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे। They will talk about how your day was, what is going on in your school, what else you are planning to do, what are your plans for this week. जब फैमिली आपस में से इंटरैक्ट करते हैं, इसके बहुत से फायदे होते हैं। पहला तो बच्चे को सोशल मीडिया लिमिटेशंस मिल रहे हैं, फोन डिवाइस लिमिटेशंस मिल रहे हैं। दूसरा, बच्चा अपने फैमिली में एक्सेप्टेड फील करेगा, उसको ये फीलिंग रहेगी कि मेरे पास मेरे लोग हैं, मुझे सोशल मीडिया में ये एक्स्ट्रा फ्रेंड्स फैमिली ढूंढने की जरूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू फाइंड पीपल विथ whom आई फील कंफर्टेबल और with whom आई फील दैट आई एम शेयरिंग माई थिंग्स, बिकॉज आई हैव माई फैमिली who listens to me, who accepts me. So ये दो चीजें करने से I am sure your teenager will understand the limits of social media and they will use social media in a healthy way. ऐसे ही और भी टॉपिक्स को जानने के लिए तूरिया वेलनेस को फॉलो करें।